हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 57 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44, टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 44। चलिए सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम्स जो है वो गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो नोट डाउन किया हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर किस एक्टिविटी में जो है वो मेंशन करना है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सी आइटम कहाँ पर आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी आइटम से रिलेटेड तो मैंने उस आइटम को किस पार्ट में समझाया है उस पार्ट का नंबर भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन पार्ट्स को पहले चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपको प्रिपेयर करना है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को। सबसे पहले हमें देखिए, सबसे पहले हमें ईयर्स गिवन है 2012 और 2013। 2012 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर है और जो 2013 है ये हमारा क्लोजिंग ईयर है। 2012 हमारा ओपनिंग ईयर है और 2013 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर है। उसके बाद आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल होती है हम इसे इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्या क्या और आइटम्स इंक्लूड करते हैं ये मैंने जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया है, तो आप पार्ट 3 जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ आपको लिखा गया है नोट नंबर 1। इट मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको नोट नंबर 1 जो है वो चेक करना है। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में आपको नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले एक ही आइटम जो है वो आपको दी गई है, वो है सरप्लस की। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है। जो हमारा ये सरप्लस होता है हम इसे यूज करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये पॉइंट किस तरह से सॉल्व होता है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 5 में जो है वो समझा चुकी हूँ, तो आप पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को भी हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इन्हें भी मैंने पार्ट 3 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। नेक्स्ट है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमें गिवन है ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटीज जो होती हैं हम उन्हें यूज करते हैं जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं और उसमें जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल। जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करते हैं, इन्हें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये मैंने इन डिटेल पार्ट 7 में जो है वो समझाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 7 जो है वो चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड में देखिए सबसे पहले आपको गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपको बताया गया है टेंजिबल एसेट्स के बारे में। जो हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं हम इन्हें इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी मैंने पार्ट 3 में जो है वो इन डिटेल समझाया है कि हम क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है आपको गिवन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को अब हम कहाँ इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखा गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको बताया नहीं गया है कि जो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो हमने किस
चीज में या किस आइटम में जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। जैसे इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं, शेयर्स में भी कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है, कि ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप मान लीजिए कि आपने सिक्योरिटीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। और हम इसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म एसेट है, तो हम इसे भी जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने समझाया है पार्ट 35 में, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सॉल्व किया है। तो आप इस पार्ट को जरूर चेक करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को समझने के लिए। उसके बाद आगे आपको गिवन है क्वेश्चन में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। ये एक नया पॉइंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। करंट इन्वेस्टमेंट को हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में एट दी एंड, एट लास्ट जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तब हम इस करंट इन्वेस्टमेंट को जो है वो वहां पर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको एट लास्ट जो है वो समझा दूंगी जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम यूज करेंगे जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्हें भी मैंने पार्ट 7 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। और मैंने पार्ट 7 में समझाया है कि हम वर्किंग कैपिटल में किन किन करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप एक बार जो है वो पार्ट 7 जरूर चेक करें। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये ऑलरेडी अब आपको क्लियर होगा कि इन्हें हम जो है वो एट दी एंड अपने क्वेश्चन में जो है वो यूज करेंगे। चलिए अब मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है। अगर आप ध्यान दें तो बैलेंस शीट में आपको जितने भी आइटम्स गिवन हैं, हमने उन सभी आइटम्स को किसी ना किसी एक एक्टिविटी में जरूर एडजस्ट करना होता है। तो आप बड़े ही ध्यान से हमेशा सॉल्व करें क्वेश्चन कि आपने किस एक्टिविटी को जो है वो कहाँ पर मेंशन करना है। चलिए अब हम सबसे पहले हमारे वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम हमारे फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। इसे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं जो मैंने पार्ट 5 में समझाए हैं और आप एक बार पार्ट 5 को जो है वो जरूर चेक करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 समझाया है पार्ट 5 में, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस जो है वो आपको नोट्स टू अकाउंट में गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 4 लाख और ओपनिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करके आ जाएगा आपका आंसर 1 लाख आउटर कॉलम में। अब कुछ आइटम्स हम यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ माइनस करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में और कोई भी आइटम जो हम यहाँ इस फर्स्ट वर्किंग नोट में लिखते हैं वो गिवन नहीं है। इट मीन्स हमारा ये वर्किंग नोट जो है वो इतना ही बनेगा। 1 लाख जो है वो हमारी फाइनल अमाउंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं हमारा सेकेंड वर्किंग नोट जो है टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स का अगर आपको अकाउंट समझना है हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आप पार्ट 30 और 31 जो है वो जरूर चेक करें। मैंने इन दोनों पार्ट्स में डेप्रीसिएशन का एक तो ट्रीटमेंट समझाया है, प्लस मैंने बताया है कि जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एसेट्स के तब हम उनमें किन किन आइटम्स को जो है वो मेंशन करते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 8,50,000। अब क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट हमें इस अकाउंट से रिलेटेड गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड, जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड में जो है वो बैलेंस बच रहा है। डेबिट साइड में जो है वो बैलेंस बच रहा है 2,90,000 का। अब हमें इस 2,90,000 को किस नेम से जो है वो यहाँ पर डालना है। सो हम इसे डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से और साथ में आप लिखते हैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जो डेबिट साइड है वहां पर तीन चीजें ही आती हैं, एक तो बैलेंस आता है, एक टू बैंक परचेज आता है और एक जो है वो टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल आता है। अब हमने क्वेश्चन में कुछ भी सेल नहीं किया है, तो इट मीन्स हम जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट में नहीं डाल सकते। तो इट मीन्स एक ही आइटम बची डालने के लिए, जो था टू बैंक परचेज, तो हमने इसमें अपना डिफरेंस जो है वो डाल दिया। अब जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम इस टू बैंक को 2,90,000 को जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे। माइनस का मतलब है कि हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे हमारी स्टेटमेंट में, क्योंकि हमने परचेज करा है तो परचेज करने से जो है वो आउटफ्लो होगा, हम पेमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो होगा, तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। अगर आपने लास्ट पार्ट अभी तक चेक नहीं किया है, पार्ट 56, तो आप उसे चेक जरूर करें, क्योंकि मैंने पार्ट 56 में समझाया है कि अगर हमारा बाय वाली साइड डिफरेंस बचे तो हमने उसे किस नेम से जो है वो डालना है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस गिवन है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और बैलेंस अगर बाय वाली साइड बचता है तो हमने उसे किस नेम से जो है वो डालना है। तो आप एक बार पार्ट 56 जो है वो जरूर चेक करें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम इसे ओरली सॉल्व करते हैं तो टेंजिबल एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 5,60,000 और ओपनिंग बैलेंस है 560 और क्लोजिंग बैलेंस है 8,50,000। इट मीन्स जो हमारा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स 560 में हमने कोई नया एसेट जो है वो अपना परचेज किया होगा, नया एसेट जोड़ा होगा, जिसकी वजह से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अब ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है, सिर्फ बैलेंसेस ही गिवन है, तो आप ओरली भी जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओरली सॉल्व करने से भी जो है वो यहाँ पर टू बैंक परचेज ही हमें पता चल रही है, तो आप लिख देंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस होगा 2,90,000 नेगेटिव का ब्रैकेट में। बस आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है तो आपको नेसेसरी अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको इन्वेस्टमेंट का गिवन है 1,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 2,32,000। क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो अब हमने इसका अकाउंट भी जो है वो बैलेंस करना है। यहाँ पर भी जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है और डेबिट साइड जो है वो डिफरेंस बच रहा है। डेबिट साइड डिफरेंस बच रहा है 72,000 का, तो हम यहाँ पर डिफरेंस डाल देंगे टू बैंक परचेज में बैलेंसिंग फिगर। इसका भी जो रीजन है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में बताया है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट किस तरह से बनाया है, तो आप जो है वो पार्ट 35 जरूर चेक करें, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करवाया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। 1,60,000 है ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का और 2,32,000 है क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हमने जो है वो नई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो परचेज करी है।
तो आप सीधा भी लिख सकते थे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 72,000। आगे चलते हैं शेयर कैपिटल के अकाउंट की तरफ। अब आगे चलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट की तरफ। शेयर कैपिटल अकाउंट अगर आपको समझना है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं तो आप पार्ट 45 जरूर चेक करें, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करवाया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। मैंने विद जर्नल एंट्री बताया है कि हम ये अकाउंट किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको शेयर कैपिटल का जो है वो गिवन है 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 8 लाख और कोई भी एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमने अपना अकाउंट जो है वो उसे कंप्लीट करना है। अगर यहाँ डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 2 लाख का, तो हम इसे डाल देंगे बाय बैंक के नेम से बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख देंगे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अब जो हमने ये लिखा है बाय बैंक, ठीक है, जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को प्रिपेयर करेंगे तब हम इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से शो करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो हुआ है नए शेयर्स इशू करने की वजह से। और जो हमने ये ऊपर के अकाउंट में लिखा टू बैंक परचेज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है जो हमने एसेट्स का किया है। हम इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि परचेज करने से हमने पेमेंट कर दी है। अब चलते हैं हमारे लास्ट अकाउंट की तरफ जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है तो आप पार्ट 45 जरूर चेक करें, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो सॉल्व किया है, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लिया है, दोनों बैलेंसेस लिख लिए हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमने जो है वो अपना अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो बच रहा है डेबिट साइड पर 50,000 का, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, साथ में आप लिख दें यहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ बोरिंग्स। हमने जो है वो बोरिंग्स की जो है वो रिडेम्पशन कर दी है। अब जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तो हम इस टू बैंक को जो है वो एज अ आउटफ्लो अपने अकाउंट्स में से जो है वो शो करेंगे। अब चलिए, अब हमने हमारे सभी वर्किंग नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं और अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको जो है वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको लिखना है क्लोजिंग ईयर। क्लोजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में मेंशन है 2013। 12 आपका ओपनिंग ईयर है और 13 आपका जो है वो क्लोजिंग ईयर है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। यहाँ पर हमारा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिन्हें हमने सॉल्व किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में और वैल्यू है 1 लाख। अब उसके बाद हम कुछ आइटम्स को यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं। हम प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और हम यहाँ से जो है वो माइनस करते हैं, लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को।
आपको क्वेश्चन में जो है वो कोई भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे नील, ब्लैंक डाल दीजिए या फिर नील लिख दीजिए, NIL। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि हम किन आइटम्स को यहाँ पर लिखते हैं, तो आप पार्ट 6 जो है वो जरूर चेक करें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। सो हम यहाँ पर हमारे पास आई है वैल्यू 1 लाख। 1 लाख है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। हम यहाँ पर प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, और उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। अब आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले आपको करंट लायबिलिटी गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ओपनिंग है 48,000 और क्लोजिंग है 40,000। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 8,000 से, ठीक है। और जब भी हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उन्हें जो है वो माइनस करते हैं। उसके बाद आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज की ओपनिंग वैल्यू है 82,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 76,000। हमारी जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है 6,000 से। जब भी हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उन्हें जो है वो प्लस करते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की ओपनिंग वैल्यू है 92,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 38,000। यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं 54,000 से। तो हम 54,000 को जो है वो ऐड कर देंगे क्योंकि करंट एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस करके इनकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में। 6,000 प्लस 54,000 माइनस 8,000 और यहाँ आपका आ जाएगा 52,000। अब आपको प्लस करना है इस 52,000 को इस 1 लाख के साथ। 1 लाख प्लस 52,000 ये आपका आ जाएगा 1,52,000। हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ से फिर हम माइनस करते हैं टैक्स पेड जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो आया है 1,52,000 का। अब उसके बाद हम यहाँ से प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को और हम माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को जिनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नील। सो लास्ट में हमारे पास कैलकुलेट होगा, पॉजिटिव अमाउंट आई है तो इट मीन्स हमने कैलकुलेट किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर हमने जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है जिसका आंसर आया है 1,52,000।
अब हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है हमारी सेकेंड एक्टिविटी को, जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की आपको अमाउंट जो है वो पता चलेगी आपके अकाउंट्स में से। अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगी, और अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो आपको अकाउंट्स में से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकाउंट में आपने जहां पर टू बैंक या बाय बैंक लिखा है, आपने जहां भी टू बैंक ठीक है, या फिर जहां बाय बैंक लिखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अकाउंट में, वहां पर जितनी अमाउंट्स आपने लिखी है वो आपको जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। सबसे पहले देखिए, हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 2 में टेंजिबल एसेट्स का अकाउंट। वहां से हमें पता चला परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, साथ में आप मेंशन कर दें वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट आई है 2,90,000। ये आपको लिखना है नेगेटिव में, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने से पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने से जो है वो आउटफ्लो होगा। उसके बाद हमने बनाया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। उसके भी अकाउंट से हमें पता चला परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट हमें पता चली थी 72,000। ये भी आएगी नेगेटिव में। इन दोनों को अब आपको प्लस करके यहाँ लिखना है बाहर आउटर कॉलम में। दोनों ही नेगेटिव के हैं तो इट मीन्स ये प्लस हो जाएंगे, और जो साइन है यहाँ आएगा 362,000, साइन आएगा नेगेटिव में, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव की अमाउंट्स हैं। नेगेटिव में आंसर आया है तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमें सॉल्व करना है हमारी लास्ट एक्टिविटी को, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनकी भी आपको अमाउंट पता चलेगी अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो अकाउंट्स में से, अदरवाइज आप बैलेंस शीट से भी इनकी अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ओरली आप तभी करें सॉल्व जब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन ना हो। अगर एडजस्टमेंट जिस अमाउंट आइटम की क्वेश्चन में गिवन है, आपको उसका वर्किंग नोट जो है वो बनाना ही पड़ेगा, अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपके वर्किंग नोट्स में। चलिए, अब सबसे पहले हमने 2 अकाउंट्स बनाए थे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, एक शेयर कैपिटल का और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। शेयर कैपिटल के अकाउंट से हमें पता चला कि हमने शेयर कैपिटल को रेज किया है, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। इसे हमने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 4 में। तो अमाउंट हमें यहाँ से पता चली है 2 लाख। उसके बाद सेकेंड आइटम यहाँ पर आएगी रिडेम्पशन या फिर रीपेमेंट, रिडेम्पशन या फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसे हमने प्रिपेयर किया था वर्किंग नोट नंबर 5 में। तो हमें यहाँ से इसकी अमाउंट पता चली थी 50,000। 50,000 आपको जो है वो लिखना है नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है तो आउटफ्लो होगा हमारे बिजनेस में से। तो अब आपको यही 2 आइटम्स आएंगी यहाँ पर, तो अब आपको इन्हें सॉल्व करके लिखना है आउटर कॉलम में। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 1,50,000। ये आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव में आया है तो हमने लिखा है 1,50,000 कैश फ्लो फ्रॉम। अगर नेगेटिव में आता तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज। अब हमने यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्यू बैलेंस को। ये कैसे कैलकुलेट करना है? इसे हम कैलकुलेट करते हैं A प्लस बी प्लस सी। A मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, B मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और C मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज का जितना आंसर आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर आया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का 1,50,000। उसमें आपको प्लस करना है ये नेगेटिव का 3,62,000 और फिर आपको प्लस करना है 1,50,000। जैसे मैं आपको बता देती हूँ एक बार, हमने यहाँ पर करना है A प्लस बी प्लस सी। ए एक्टिविटी का आंसर आया है 1,52,000 पॉजिटिव का, उसमें हमने प्लस करना है 3,62,000 जो है नेगेटिव का। उसके बाद सी एक्टिविटी का आंसर आया था 1,50,000। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 1,52,000 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 362,000 प्लस 1,50,000। ये यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो आ जाएगी 60,000 नेगेटिव का। नेगेटिव का आया है, इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्योंकि हमारा जो सबका सम है वो नेगेटिव में आया है। अगर पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब हम उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हमें प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। आप देखिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक तो ये गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। एक तो हम इसे लिखेंगे अपने क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस में, प्लस आपको एक आइटम यहाँ पर दी गई है करंट इन्वेस्टमेंट के नेम से। मैं आपको बता देती हूँ कि करंट इन्वेस्टमेंट हमारी होती क्या है। अगर आपको याद हो पार्ट वन में मैंने आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का जो है वो मीनिंग समझाया था और इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है कि हम इनमें किन किन आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डिमांड डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। ये सारे हमारे जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ही जो है वो पार्ट होते हैं। जो आपको क्वेश्चन में ये करंट इन्वेस्टमेंट दी गई है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जहां पर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जहां पर आपने नोट किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को, तो आप वहां पर कॉमा डालकर लिख लीजिए एक और नेम जो है करंट इन्वेस्टमेंट का। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ही जो है वो पार्ट बनती है। इट मीन्स अब जब हम अपने क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस लिखेंगे तो उसमें हम ये अमाउंट तो लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की, प्लस हम इस करंट इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो हम अपने क्वेश्चन में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंडर। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, आपको क्वेश्चन में बताया नहीं होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में किन किन आइटम्स को जो है वो हमने लिखना होता है। आपको क्वेश्चन में खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने किस आइटम को कहाँ पर लिखना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कुछ सिलेक्टिव सी ही आइटम्स हैं जो हमेशा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंडर जो है वो पूछी जाती हैं। तो इट मीन्स ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है हम इसे अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के साथ ही जो है वो लिखेंगे जब हम अपना जो क्वेश्चन है उसमें लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। अब इसे लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले आप लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो आपको डी पॉइंट में दिया गया है बैलेंस शीट में, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है क्वेश्चन में 70,000,
ठीक है। फिर उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1,34,000। इट मीन्स अब इन दोनों का जो टोटल होगा, दोनों के ओपनिंग बैलेंस का, यहाँ पर आप लिख दीजिए साथ में ओपनिंग बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, दोनों का टोटल जो है वो हमारा टोटल बनेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये बना 204,000। इन दोनों का टोटल 70,000 प्लस 1,34,000 इक्वल टू 204,000। अब हम यहाँ पर इन दोनों आइटम्स को प्लस करेंगे। 60,000 नेगेटिव का है, हम इसमें प्लस करेंगे 204,000 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 144,000। ठीक है, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब आपको क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, उसका टोटल भी या उसकी अमाउंट भी जो है वो 144,000 के इक्वल बननी चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो ठीक होगा। अब हमने ओपनिंग बैलेंस में दो चीजें लिखी हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, तो इट मीन्स क्लोजिंग में भी हम इन दोनों आइटम्स को ही लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें गिवन था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डी पॉइंट में, ठीक है, और दूसरा हमने लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट का। तो अब आपको यहाँ पर लिखना है दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपको क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है 94,000, हमने यहाँ लिख दिया 94,000, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 50,000। 90,000 एंड 94,000 प्लस 50,000 जो है वो इक्वल होता है, आप इसे यहाँ लिख दीजिए 144,000 के। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में जो गिवन है उसका भी 144,000 बन रहा है आंसर, और जो हमने कैलकुलेट किया है पूरे क्वेश्चन में वो भी बन रहा है 144,000। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें से 6 में से 6 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, बट प्रोवाइडेड आपको वर्किंग नोट्स जो हैं वो अपने प्रॉपर बनाने हैं क्वेश्चन में, ठीक है। वर्किंग नोट जरूरी होते हैं बनाने, वर्किंग नोट्स के जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। सो आई होप लर्नर्स आपको अब ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था करंट इन्वेस्टमेंट का, जो मैंने आपको जो है वो समझा दिया है कि करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट बनते हैं। सो लर्नर्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी आइटम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपकी जो क्वेरी है उसे दूर कर पाऊँ। थैंक यू।